हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के सिलेक्शन बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है दोस्तों हमारी क्लास नंबर 5। तो एसएससी जीडी की दोस्तों आज क्लास 5 होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सारी क्लासें आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जिसमें हम आपको 601 क्वेश्चन की सीरीज बता रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हम एक क्वेश्चन में आपको कितने सारे क्वेश्चन करवा देते हैं। तो लगभग दोस्तों हमारे द्वारा आप लोगों को 2000 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसमें से दोस्तों आपको पेपर में लगभग 70% आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास में अच्छे से बने रहिएगा और जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं उन सारी बातों को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? प्रतिभा देवी, मीरा कुमार, रमा देवी या निर्मला सीतारमण? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रमा देवी। दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो थी वीएस रमा देवी। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, यदि हम दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में बात करें, किसके बारे में? यदि हम चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसी कारण प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। दोस्तों, चुनाव आयोग जो संस्था है वो एक 3 सदस्यीय संस्था है। कैसी दोस्तों? 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। कौन गाइस? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी हैं। ठीक है दोस्तों, अब चुनाव आयोग 3 सदस्यीय हैं और यदि हम वर्तमान परिदृश्य से बातें करें तो आज हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वो है सुशील चंद्र। कौन दोस्तों? सुशील चंद्र हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो एक है राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। कौन दोस्तों? अनूप चंद्र पांडे। तो दोस्तों इतनी बात हमें अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है गाइस, और वर्तमान में जो सुशील चंद्र हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये हमारे भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कितने नंबर के? 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो दोस्तों इतनी सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। ठीक है गाइस, तो आईएमपी क्वेश्चन है। इस तरीके से हमें दोस्तों अपने एसएससी जीडी के सिलेक्शन बैच की तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान से इन सारी क्लासों को अटेंड करना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस, मर्फी, न्यूटन या वास्को डी गामा? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। दोस्तों, सौर मंडल की खोज किसने की थी? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। कब की थी दोस्तों? 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। और दोस्तों उन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, तो ये है दोस्तों निकोलस कोपरनिकस का कथन। ठीक है दोस्तों, यदि हम न्यूटन के बारे में बात करें तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तथा गति के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। वास्को डी गामा ने दोस्तों, तो वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोहड़ी, पोंगल, ओणम या बैसाखी? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ओणम। दोस्तों, ओणम केरल में फसल की कटाई पर मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है और ये केरल का राष्ट्रीय पर्व भी है। कैसा है दोस्तों? ये केरल का
राष्ट्रीय पर्व भी है। ठीक है दोस्तों, ओणम जो त्योहार है वो सितंबर माह में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि लगभग 10 दिनों तक चलता है। कहां पर कितने दिन तक दोस्तों? 10 दिन तक चलता है। तो ये बातें हमें इसमें जाननी थी। इसके अलावा दोस्तों जो लोहड़ी पर्व है ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले राज्यों में मनाया जाता है। पोंगल हमारा तमिलनाडु में और बैसाखी हमारा पंजाब में। ठीक है दोस्तों, तो ओणम केरल में, लोहड़ी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले क्षेत्रों में, पोंगल तमिलनाडु में और वैसाखी हमारा पंजाब राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो हमने कल आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248(1) के अंतर्गत संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है जिनका उल्लेख राज्य व संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है कि जिनका उल्लेख राज्य व संवर्ती सूची में शामिल नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस देश से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया था? ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या आयरलैंड? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। कहां तक दोस्तों? 36 से लेकर 51 तक किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यदि दोस्तों हम ब्रिटेन के बारे में बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में संसदनात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। क्या लिया गया है? संसदनात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों ये पेपर में कई बार आ चुकी है। संसदनात्मक शासन प्रणाली को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और जर्मनी के संविधान से दोस्तों आपातकालीन संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां, आपातकालीन संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। तो इतनी बातें दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। दोस्तों ये जो त्योहार है वो नवंबर माह में मनाया जाता है। 21 से 30 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मृग संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो संगाई हिरण मणिपुर का एक राजकीय पशु भी है। संगाई जो हिरण है वो मणिपुर का राजकीय पशु भी है। तो ये बात भी दोस्तों हमें अच्छे से याद रखनी है। तो कितनी बातें दोस्तों मैंने आपको बताई कि जो संगाई त्योहार है वो मणिपुर में मनाया जाता है। कब? 21 से 30 नवंबर के बीच में मनाया जाता है और ये दोस्तों इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मृग संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है और संगाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु भी है। ठीक है गाइस, तो 4-5 बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी।
दोस्तों जो दोदा बेट्टा है वो किस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की दोस्तों ये सर्वोच्च चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी? 2637 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। यदि हम विंध्य पर्वत के बारे में बात करें तो विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर। कौन सी दोस्तों? सद्भावना शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। अरावली पर्वत के बारे में बात करें तो दोस्तों अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और सतपुड़ा के बारे में बात करें तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये जो आपके लिए बैच चालू किया गया है एसएससी जीडी का सिलेक्शन बैच, इसका मतलब ही यह है कि हमारा उद्देश्य आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन देना है। तो दोस्तों उसी प्रकार के हम बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमें आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया 42वें, 43वें, 86वां, 87वां, 63, 64 या 73, 74वें संविधान संशोधन? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 73वें व 74वें संविधान संशोधन। दोस्तों 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुए थे, इसके द्वारा ही पंचायती राज संस्था की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था की और 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत की गई थी, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है। और दोस्तों ये संविधान के भाग 11वीं अनुसूची में भी है, जिसके अंतर्गत 29 विषयों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो 29 विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची भाग 9 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है डाउन्स, प्रेरीज, पंपास या वेल्ड? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वेल्ड। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको वेल्ड कहा जाता है। दोस्तों इस चारों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। डाउन्स किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है। किसको दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है। प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका के, पंपास अर्जेंटीना के और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है दोस्तों, तो चारों नाम हम अच्छे से याद रखने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा की आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर, माइक्रोमीटर, थर्मामीटर या हाइड्रोमीटर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। दोस्तों वायु की आर्द्रता को कौन मापता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा दोस्तों वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। माइक्रोमीटर दोस्तों ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है दोस्तों? ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक है गाइस, थर्मामीटर दोस्तों ये तापमान को मापता है और हाइड्रोमीटर तो ये द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। ये द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापता है।
ठीक है गाइस, तो ये चारों हमारी जो बातें हैं ये हमें याद रखना है कि हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता को मापता है, माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, थर्मामीटर तापमान को मापता है और हाइड्रोमीटर ये दोस्तों द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। तो ये चारों शब्दावलियां दोस्तों आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्वनि, अंतर, गति या मौसम? तो दोस्तों यहां पर जो चारों ऑप्शन है उसके अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा अंतर। दोस्तों प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की एक ऐसी इकाई है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, लेकिन दोस्तों यहां पर दूरी ऑप्शन में नहीं है, तो चारों ऑप्शनों के अनुसार यहां पर सही आंसर अंतर को माना जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि हम अंतर के बारे में बात करें दोस्तों, तो अंतर जो है वो एक दूरी से संबंधित है। किससे दोस्तों? ये दूरी से संबंधित है, इसी कारण यहां पर अंतर को हमने आंसर माना है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? बोगीबिल, नैनी, पंबन या कोरोनेशन? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बोगीबिल। दोस्तों बोगीबिल जो ब्रिज है वो असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। दोस्तों ये कितना लंबा है? तो ये है 4.94 किलोमीटर लंबा। ठीक है दोस्तों, और ये देश का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल से सड़क पुल है। ठीक है दोस्तों, तो ये देश का पहला और एशिया का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें याद रखनी है। और इस पुल का उद्घाटन कब किया गया? तो 2018 में इस पुल का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इन्होंने दोस्तों इस पुल का उद्घाटन सुशासन दिवस वाले दिन किया था। और सुशासन दिवस कब पड़ता है? 25 दिसंबर को। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दही बनने में बैक्टीरिया सहायक होते हैं। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, बैसिलस गोंगुलेस या बाइफिडोबैक्टीरियम फिविडम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। दोस्तों दही जमाने में लैक्टोबैसिलस और एसिडोफाइलस बैक्टीरिया सहायक होते हैं। दोस्तों जब पहले से रखी दही थोड़ी मात्रा में हल्के गर्म दूध में मिलाई जाती है तो दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु की संख्या दूध में बढ़ जाती है तथा यह लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है और यही लैक्टिक एसिड दूध को दही में रूपांतरित कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पूरी डिटेल इस क्वेश्चन की वो मैंने आपको इसमें बता दी है। एक बार फिर से सुनना दोस्तों कि जब कोई दही पहले से रखा हो और उसको हल्के गर्म दूध में मिलाया जाता है तो दही में उपस्थित लैक्टोबैसिल जीवाणुओं की संख्या दूध में बढ़ जाती है और तथा यह लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है और यही लैक्टिक एसिड दूध को दही में रूपांतरित कर देता है। ठीक है गाइस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक मैथ का क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ते हैं तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो सकती है? दोस्तों आपने एक फॉर्मूला सुना होगा M1 D1 WN वगैरह वाला, तो दोस्तों यहां पर हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलो सॉल्व करते हैं कि 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। तो 40 तो व्यक्ति हो गए, एक पुल की मरम्मत कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि 8 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ते हैं तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे?
48 मैन हो जाएंगे। तो ये पुल की मरम्मत कितने दिन में कर सकते हैं? कितने दिन में दोस्तों? x दिन में। तो m से m कट गया, 12 चौक 48 और 4 धाई 40। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 10। और यहां पर हमारा यही सही आंसर हो गया, 10 दिन में 48 लोग इस पुल की मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेहद आसान क्वेश्चन था जिसे हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। दोस्तों एसएससी जीडी में कोई भी अच्छे क्वेश्चनों का लेवल नहीं आता। मैंने काफी पेपर ऐसे देखे हैं जिनमें दोस्तों बेहद ही नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जबकि अपन तो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मैथ के भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे अब, और उसी प्रकार से आपको जीके के तो बेहद क्वेश्चन बेहतरीन करवा ही जा रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों अपन इसमें रीजनिंग को भी जोड़ लेंगे। तो आप इस क्लास को जितना ज्यादा प्यार दोगे दोस्तों, उतने ज्यादा हम मोटिवेट होंगे और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कलम के अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस तथा क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, जबकि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लिया होगा। चलिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मार्केट प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है, उसका अनुपात कितना है? 3:2। 3:2। इसके अलावा दोस्तों मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 5:4। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना है दोस्तों? 5:4। ठीक है गाइस, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें दिखाई दे रहा होगा कि एक बार मार्केट प्राइस 3 है और एक बार मार्केट प्राइस 5 है। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न आए आपके सामने कि सीपी, एसपी और एमपी, हमें दोस्तों इस रूप में ले लेना है। सीपी कितना है दोस्तों? पहले में 3:2, तो यहां पर 3 हो गया, यहां पर 2 हो गया। दूसरे वाले में 5:4, तो 5 हमारा यहां हो गया, 4 हमारा यहां हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया। पहली वाली रो कौन सी है दोस्तों? तो पहली वाली रो ऊपर वाली है, दूसरी वाली रो नीचे वाली है। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो अलग अलग है दोस्तों। 3 मार्केट प्राइस एक बार, दूसरी बार कितना बता रहा है? 5 बार। वस्तु एक है दोस्तों, तो मार्केट प्राइस अलग नहीं हो सकती, इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर हम 5 का इंटू कर देंगे और नीचे हम 3 का इंटू कर देंगे। तो यदि दोस्तों हमने ऊपर 5 का इंटू किया है तो यहां पर भी हम ऊपर 5 का इंटू कर देंगे, और यदि हमने यहां पर 3 का इंटू किया है तो यहां पर हम 3 का इंटू कर देंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों 5 दूनी 10, तो 10 तो सीपी हो गया, 4 तिया 12, 12 एसपी हो गया, और 5 तिया 15, 15 हमारा मार्केट प्राइस हो गया, यानी कि अंकित मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोबारा दोस्तों एक और बार मैं समझा देता हूं आपको कि सीपी हमारा पहली बार में 2 बताया था और मार्केट प्राइस 3 बताया था। दूसरी बार में मार्केट प्राइस 5 कर दिया और एसपी हमारा 4 कर दिया। वस्तु दोस्तों एक है तो अंकित मूल्य भी समान रहेगा। तो ऊपर हमने 5 का इंटू, नीचे हमने 3 का इंटू। तो यदि हमने यहां पर 5 का इंटू किया है तो अनुपात में चीजें हैं तो दोनों में हमें इंटू करना पड़ेगा। तो यहां पर भी हमने 5 का इंटू कर दिया, यहां पर 3 किया है तो यहां पर भी 3 कर दिया है। फाइनल हमारी वैल्यू क्या आ गई है? 10, 12 और 15। मतलब दोस्तों एक वस्तु 10 में खरीदी गई है, 12 में बेची गई है। प्रॉफिट के बारे में बात किया गया है तो 2 का लाभ हो गया है कितने पे? 10 पे इंटू 100। तो 0 से 0 20% का दोस्तों यहां पर प्रॉफिट कमा लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 20%। तो ये बात दोस्तों हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1949, 48, 51, 50। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1950। दोस्तों जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। कब? 15 मार्च 1950 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री
होता है। लेकिन दोस्तों 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। क्या दोस्तों? थिंक टैंक है। ये आपसे यदि पूछ लिया जाए कि भारत सरकार का थिंक टैंक कौन होता है, तो वो होता है नीति आयोग। वर्तमान में दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और यहाँ के सीईओ अमिताभ कांत हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखना है। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हमारे राजीव कुमार हैं। कौन? राजीव कुमार हैं। और सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत यहाँ पर हमारे सीईओ हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? विटामिन बी, डी, ए और लोहा। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। दोस्तों सूखा रोग या रिकेट्स नामक जो रोग है वो हड्डियों से संबंधित है, जिसमें दोस्तों हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जिसमें दोस्तों जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और ये जो बीमारी है अक्सर बच्चों में पाई जाती है। क्या दोस्तों? बच्चों में पाई जाती है और इस बीमारी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या नरम हो जाती हैं और इनके टूटने फूटने का खतरा बना रहता है। टूटने फूटने का खतरा दोस्तों इसमें बना रहता है। तो ये हमें इसमें बात याद रखनी थी। इसके अलावा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरोल। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, जिससे रोग कौन सा होता है? बेरी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, जिससे रोग कौन सा हो जाता है? रतौंधी। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है, उनका अंतर 120 है। दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों दो संख्याओं का अंतर कितना है? 8:3 है, उनका अंतर 120 है। कितना है दोस्तों इनका अंतर? 120। और दोस्तों एक्चुअल में यदि हम अनुपात में देखें तो इनका अनुपात कितना है? अंतर कितना है? 5। तो दोस्तों 5 किसके बराबर है? 120 के। तो सबसे छोटी संख्या पूछी है, यानी कि 3 के बारे में पूछा गया है। तो 5 को इसके भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 24 तिया 72। कितना दोस्तों? तो यहां पर इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 24 तिया 72। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन और ज़्यादा मिलेगा, हम और ज़्यादा क्लास को दोस्तों बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।